कैसे है दोस्तों। तो देखिए 2026 में आप यूके आना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज है कि इमिग्रेशन के बारे में जो ऑन गोइंग स्पेकुलेशंस है, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आ रही है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको यूके आना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट रिलीजेस, पार्लियामेंट्री डिस्कशंस और डिफरेंट न्यूज़ देखने के बाद मैं इस वीडियो में रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ कि वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो कि आने वाले दिनों में चेंज होने वाली है और उनके बेसिस पे फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप 2026 में यूके आना चाहते हैं या नहीं। आई वॉज ऑफ फॉर मैनी मंथ्स फ्रॉम यूट्यूब और इस वीडियो के लिए मैंने दोबारा से सोचा कि आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं। अगर मैं बनाता नहीं कोई वीडियो तो मैं देखता ज़रूर हूं। अभी भी जो है कुछ यूट्यूबर जो स्पॉन्सर्ड होते हैं कंसल्टेंट्स के थ्रू, वो कुछ ऐसे न्यूज़ पे लाना चाहते हैं जिनसे उनका बिजनेस या उनका फ़ायदा हो, उनको कमीशन मिले। आपको पता है कि आपका भाई हमेशा रियलिस्टिक वीडियो बनाता है, तो मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो में भी मैं जो सारी डिटेल्स है वो सारी आपको कोशिश करूँगा विदिन 10 मिनट्स में बताऊँ, ताकि फिर आप डिसाइड कर सकें कि आपको यूके आना चाहिए या नहीं। मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखे रहिए। प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कुछ ही सब्सक्राइबर्स रहते हैं 11,000 पूरा होने में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि ILR या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो सेटलमेंट है वो 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया जा रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले यहाँ पे आते थे तो जाहिर सी बात है कि जो आपका स्टडी था और PSW था वो तो इसमें काउंट नहीं होता था। उसके बाद अगर आप वर्क वीज़ा पे स्विच करते थे और उस वर्क वीज़ा पे आप 5 साल गुजार देते थे तो आपको यहाँ का PR मिल जाता था और उसके 1 साल बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, अब ये चेंज होने वाला है और ये जो है वो 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, आई एम हैप्पी विद माई पासपोर्ट। मुझे PR या पासपोर्ट नहीं चाहिए और मुझे अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए। पासपोर्ट मिले ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इट इंडीड इफेक्ट यू। ये आप पे ज़रूर असर करेगा और असर इस तरह से करेगा कि ना सिर्फ आप कहिए कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ऑब्वियसली, लेकिन इसके साथ साथ इसके फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस बहुत ही ज़्यादा है। यानी यहाँ पे आपके लिए रहना फिर और एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले जब आपको यहाँ का वीज़ा मिलता था तो मोस्टली 3 साल का मिल जाता था, फिर 5 साल का मिल जाता था। तो अगर आपके पास मल्टीपल रिन्यूअल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको IHS फीस जो है वो 5 साल की बजाय 10 साल के लिए पे करना पड़ेगा। पर ईयर का हिसाब से 1035 पाउंड्स है। तो पहले अगर आप 5 साल के लिए करते थे, अब आप 10 साल के लिए करेंगे। तो इसके साथ साथ वीज़ा के लिए भी आप रिन्यूअल के लिए बार बार अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि PR लेने का जो आपका टाइम तो डबल हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक्सपेंस जो कि ऑलरेडी एक्सपेंसिव था कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इट वाज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, अब ये 2-3 गुना और एक्सपेंसिव हो जाएगा। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है 1035 पाउंड है अगर आप किसी भी स्किल वर्कर वीज़ा पे आते हैं। जो कि स्टूडेंट्स हैं या अंडर 18 है उनके लिए 776 पाउंड है स्टिल। बट अगर आप वर्क वीज़ा पे आते हैं तो वो अभी भी 1035 पाउंड्स है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 3 साल के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1035 पाउंड्स 3105 पाउंड्स, ये सिर्फ 3 साल का हो गया। तो 10 साल का आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ऑलमोस्ट 9500 पाउंड के करीब पहुंच जाता है। एक और जो चीज़ की गई है वो सैलरी थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया गया है। पहले जो है 2-3 साल पहले तक आप 26,000 सैलरी भी आपको ऑफर होती थी, आप स्किल वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते थे। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा लोग जो है, लाखों लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से यहाँ पे केयर वीज़ा और दूसरी किस्म की केयर वीज़ा की कैटेगरीज में आए थे, क्योंकि सिर्फ 26,000 हो रहा था। फिर उनको बढ़ा के 38,000 और अब ये 41,700 कर दिया गया है। RQF लेवल 3 से लेके आपको RQF लेवल 6 तक एजुकेशन लेवल बढ़ा दी गई है, यानी डिग्री लेवल कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि पहले अगर आपके पास डिग्री भी नहीं होती थी तो आप स्किल वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर केयर वीज़ा के लिए कोई आता था तो ज़रूरी नहीं वो मैट्रिक पास या FSC या +2 पास भी आ सकता था। अब जिस किस्म के वीज़ा के लिए भी अप्लाई करेंगे आपको डिग्री लेवल की एजुकेशन आपके पास लाजमी होनी चाहिए, 16 ईयर्स की एजुकेशन। और कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स थे पहले जब लोगों को मिलती थी, वो भी ऑलरेडी जो है वो स्पॉन्सरशिप से रिमूव की गई है। इसके अलावा PSW तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, 2 साल से कम करके 18 मंथ्स का कर दिया गया है, 6 मंथ्स अब कम हो गया है PSW, और PhD का वही रहता है। बट आई डोंट नो 3 साल की फीस पे करके PhD के लिए कौन यहाँ पे आएगा। इसके अलावा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी बढ़ा दी गई है, B1 से B2 कर दी गई है। पहले यानी इंटरमीडिएट लेवल थी, अब अपर इंटरमीडिएट कर दी गई है। तो इंग्लिश लेवल भी अब इनको ज़्यादा चाहिए होगा। पहले जो है वो इंग्लिश टेस्ट इतने मुश्किल नहीं होते थे अगर आपने फॉर एग्जांपल ILR और पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना था।
अब इनकी लेवल भी बढ़ा दी गई है। आपके लिए तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अक्सर अगर आपका स्पाउस पढ़ा लिखा कुछ ज़्यादा ना हो और इंग्लिश की कमांड उसकी ज़्यादा ना हो तो उनको फिर ये टेस्ट पास करने में प्रॉब्लम पेश आ सकती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कर दी गई है वो है इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज, ISC। इसका मतलब ये है, पहले आपको एम्प्लॉयर हायर करता था तो एम्प्लॉयर ने हायर कर लिया, ऑल एंड गुड। अब जो है हर एक स्पॉन्सर जो आपका एम्प्लॉयर किसी भी बंदे को स्पॉन्सर करेगा उसको 32% ISC फीस या इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज देना होगा। इसके इजाफी जो टैक्स है हुकूमत को पे करना होगी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर तो आपका एम्प्लॉयर एक बड़ा एम्प्लॉयर है, कोई बड़ी कंपनी है, मोस्टली उन्हीं में आपको स्पॉन्सरशिप जॉब्स मिलती हैं, तो उसको आपके बेस पे गवर्नमेंट को हर साल जब आप यहाँ पे रहते हैं 1320 पाउंड्स पे करने होंगे। इमेजिन करें 10 साल जब आपका चलेगा स्किल वर्कर रूट तो उनको हर साल 1320 पाउंड्स पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपका स्पॉन्सर स्मॉलर है, एक छोटी सी कंपनी है, या फॉर एग्जांपल किसी ने कोई रेस्टोरेंट खोला है उसके बेस पे आप आ रहे हैं वगैरह, तो उसका 480 पाउंड पर ईयर है। तो या तो आपकी ये सैलरी से कटेगा, अगर आपकी सैलरी से नहीं कटेगा तो आपके स्पॉन्सर को या आपकी कंपनी को जिसने आपको स्पॉन्सरशिप दी है उसको अब ये पैसे इजाफे देने पड़ेंगे। अब ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि यहाँ के एम्प्लॉयर को डिस्करेज कर सके कि बाहर से कोई बंदा हायर करे और इनकरेज कर सके कि यहीं पे जो ब्रिटिशर्स है उन्हीं को हायर कर दिया जाए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लाइक आई सेड, सबसे पहले तो ये है कि चूँकि अब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी है जिन्होंने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के लिए तो बिल्कुल वीज़े देने से ही इनकार कर दिया। उसकी वजह ये थी कि वहाँ के लोग जब यहाँ पे आते थे तो स्टडी स्किप करके या तो किसी और कंट्री भाग जाते थे या असाइलम वगैरह ले लेते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा ना सिर्फ नुकसान पड़ रहा था बल्कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हैं, आपका स्पॉन्सर जो है वो गवर्नमेंट नहीं होता, वो यूनिवर्सिटी होती है। यूनिवर्सिटी आपके बिहाफ को गवर्नमेंट के कहती है कि हम इनके रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको वीज़ा दे दें। तो आप फिर यहाँ पे भाग जाते हैं, फिर उन यूनिवर्सिटी की भी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है क्योंकि उनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होता है, वो उनके चांसेस होते हैं कि रिवोक हो सकता है। तो अब जो यूनिवर्सिटीज़ है जिनका हायर चांसेस था, जिनसे स्टूडेंट्स भाग जाते थे, उनने तो क्लियरली वीज़े देने ही बंद कर दिए हैं। और अगर वीज़ा दे भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गई है, स्पेशली आपके इंग्लिश टेस्ट को लेके और आपके फाइनेंसेस को लेके या बैंक स्टेटमेंट को लेके। और पहले तो लोग चलो ठीक है यहाँ पे आके असाइलम क्लेम कर देते, 2 साल तक करीब चल जाता था कि पहले तो लोग अपील कर करके पास करा देते थे किसी सूरत, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते थे। अब 2 चीज़ें हो गई है। पहली चीज़ तो ये हो गई है कि जो यहाँ पे अगर आप इलीगल काम करते हैं तो इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट की रेड्स जो है वो ऑलमोस्ट 300 टाइम्स बढ़ा दी गई है। आए दिन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में दर्जनों की तादाद में रेड्स होती है जहाँ पे उनको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे कोई इलीगल काम कर रहा है। स्टूडेंट्स जो थे वो मोस्टली किसी और से डिलीवरी का अकाउंट लेके डिलीवरी करते थे, विच इज़ नॉट पॉसिबल दीज डेज। अब वो भी नहीं कर सकते। ये जो डिलीवरी प्रोवाइडर्स है, ऊबर, जस्ट ईट, डिलीवरू वगैरह, उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। हर रोज़ जब आप सुबह उठते और अपना ऐप खोलते तो आपको सेल्फ़ी लेनी पड़ती है और उसके बाद आप काम के लिए निकलते। तो अगर आप आपने किसी और से लिया है ये अकाउंट, उनके लिए ये मुश्किलात आ सकती है। और इसके अलावा जो पुलिस है वो भी रेगुलर चेक्स करती है। तो इसी तरह और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स थी। एक तो इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़े बहुत बिजनेसेस तो मेरे सामने बंद हो गए हैं और जो जॉब्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्कार्स हो गए हैं, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो स्टेगनेंट हो गई। जॉब्स मिलती है लेकिन बहुत ही रेयर है, इसलिए लोग कम पैसे कमा रहे हैं, मजबूरी में जॉब्स कर रहे हैं। और इवन ब्रिटिशर्स जो आप न्यूज़ देख सकते हैं कि सिर्फ इस साल आई थिंक 285,000 ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश थे, यहाँ के नेटिव ब्रिटिशर्स, वो ये कंट्री छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, रेंट्स एक्सट्रीमली हाई है। मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई अपना एक बेडरूम का अपार्टमेंट हो साउथ इंग्लैंड में, तो बहुत एक्सपेंसिव है। नॉर्थ इंग्लैंड में शायद अफोर्डेबल हो, लेकिन यहाँ पे अफोर्डेबल नहीं है। लंदन की तो बात ही छोड़ दे, आउटसाइड लंदन भी जो है वो अफोर्डेबल नहीं रहा। लोग जो है वो ऑब्वियसली 2-2, 3-3 एक कमरे में रह रहे हैं, तो वो अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको ख़राब करके या उस पर कंप्रोमाइज़ करके रह रहे हैं, तो तब गुजारा कर रहे हैं। अदरवाइज़ उनके लिए भी फिर यहाँ पे गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, यूरोप में अगर आप स्टडी करते हो और यहाँ पे क्या फ़र्क है, जो सबसे मेन फ़र्क है जो लोग ये नहीं समझते, पहले तो ये है कि यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी है। कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे एजुकेशन फ्री, जैसे जर्मनी और इटली। बाकी जो कंट्रीज़ है, फिनलैंड वगैरह, वहाँ पे बेल्जियम वगैरह में
जो फ़ीस है वो यहाँ की निस्बत काफ़ी सस्ती है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 40 to 50% तो सस्ती मैंने कंफर्म देखी है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जब आप PSW कंप्लीट करते हैं या जब आप PSW पे होते हैं तो आपको अपनी फील्ड के रिलेटेड कोई जॉब ढूंढनी है, जॉब ढूंढनी नहीं, स्पॉन्सरशिप ढूंढनी है। तो अगर आप जॉब ढूंढ लेते हैं तो उस कंपनी को आपने रिक्वेस्ट करना होता है कि स्पॉन्सरशिप दे। 99.9% ऑफ द टाइम्स वो एडवांस में कह देती कि अगर आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है तो सॉरी, वी आर नॉट गना गिव यू दिस जॉब। वो आपको जॉब ही नहीं देते, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया ना कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक तो आपके कॉस्ट को वो एक्स्ट्रा चार्जेस हर चीज़ के पे करते हैं। IHS फीस हो गई, हायरिंग कॉस्ट हो गई, जो मैंने इमिग्रेशन सरचार्ज की बात की 1320 पाउंड, वो उनको हर साल देना पड़ेगा। तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो वो अवॉइड ही करेंगे। बाकी कंट्रीज़ में ये नहीं है, यूरोप में इस तरह नहीं होता। यूरोप में फॉर एग्जांपल आपने कोई भी जॉब ढूंढ ली किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो उसी बेस पे आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि देखिए ये मेरा जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे जॉब मिल गई है, आप मेरा वीज़ा एक्सटेंड करा दें। और वहाँ पे पहले दिन से ही आपका ILR शुरू हो जाता है या PR का पीरियड शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी में आप एज अ स्टूडेंट जाते हैं, मास्टर्स आप 2 साल तो छोड़े 5 साल में भी कर लेते हैं, लेकिन आपने 5 साल कंप्लीट किए तो आपको PR मिलेगा। आपने लीगली 5 साल कंप्लीट किया, आपको PR मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जितने भी साल गुजारे आपको इस बेस पे ILR नहीं मिलता। पहले फिर भी ये होता था कि किसी तरह से लोग एक्सटेंड करा करा के 10 साल पूरे करते थे। फॉर एग्जांपल पहले उन्होंने बैचलर्स किया 3 साल का, फिर 2 साल का PSW हुआ तो ये हो गए 5 साल, फिर उन्होंने मास्टर्स कर लिया 2 साल का तो ये हो गए 7 साल, फिर उन्होंने PhD किया तो 3 साल में PhD कंप्लीट करके 10 साल करा के इन्होंने यहाँ पे ILR ले लिया। अब ये जो 10 साल का लीगल वाला रूट है ये भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने ऑलरेडी ILR जो है वो 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया है। अब वर्स्ट पार्ट ये है कि अगर तो कोई ऐसी जॉब है जिसकी कैटेगरी RQF लेवल 6 से कम है, जैसे कि केयर वर्कर की जॉब है, तो वहाँ पे इन्होंने 5 साल से 10 साल का नहीं कर दिया, उन्होंने 5 साल से बढ़ा के 15 साल का कर दिया है। यानी वहाँ पे आपको ILR 15 ईयर्स में मिलेगा, विच इज़ इनसेन। ये चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट में अभी फरवरी में डिस्कस होगी। इसमें क्या होगा, कुछ चेंजेस तो होगी, लाजमी होगी, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द बातें जो मैंने की है वो इम्प्लीमेंट हो के रहेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो अपोजिशन तो चाहती थी कि ये हो जाए और गवर्नमेंट ये ला रही है, तो इनके अगेंस्ट अपोजिशन भी कोई नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। जो थोड़ी बहुत अपोजिशन है वो भी गवर्नमेंट के खुद अपने जो MPs है वो इसको अपोज कर रहे हैं, जो कि बहुत कम तादाद में है। ऑब्वियसली वो सक्सीड नहीं हो पाएंगे। तो जैसे मैंने बात की कि अगर स्टूडेंट यहाँ पे असाइलम ले लेता था तो 5 साल बाद उनको ILR मिल जाता था, अगर असाइलम उनका पास हुआ तब, जो कि रेट जो था 30% था पास होने का। अभी वो और भी कम हो गया है। अभी आपको परमानेंट सेटलमेंट नहीं देंगे। अभी अगर आपने असाइलम कर लिया, अप्रूव भी हो गया, तो भी आपको सिर्फ 30 मंथ्स का वीज़ा देंगे। 30 मंथ्स बाद दोबारा आपकी कंडीशन देखेंगे, चेक करेंगे कि अगर आपकी जो सेफ्टी है वो आपकी कंट्री में दोबारा से वापस बहाल हो गई और आप सेफली ट्रैवल कर सकते हो वापस, तो वो अगेन रिवोक कर दी जाएगी और आपको कंट्री वापस भेज दिया जाएगा। अदरवाइज़ ये इस तरह से हर 30 मंथ्स बाद आपने अप्लाई करना होगा और वो चेंज होता रहेगा 20 साल तक। 20 साल तक आप अपनी कंट्री नहीं जा सकते, 20 साल तक आपने ये चीज़ें बर्दाश्त करनी होगी अगर आपने यहाँ पे असाइलम कर लिया। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी चेंजेस आएगी नेक्स्ट मंथ में, जो है वो पार्लियामेंट में ये सारी चीज़ें डिस्कशन के लिए जाएगी और इसी तरह की जैसी भी अपडेट्स आती रहेंगी। अब मैं वापस आ गई हूँ यूट्यूब पे एंड आई विल प्रोवाइड जेन्युइन डिटेल्स, इसलिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कुछ ही सब्सक्राइबर रहते हैं 11,000 में। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करें, मैं हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज वेल। खुदा हाफिज़।